नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं सब्जी एवं फल की उन्नत तकनीक के बारे में। आखिर किसान भाई तमाम ऐसे सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं कि कैसे कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील किया जा सकता है, तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूँ, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय अग्रवाल जुड़ चुके हैं, उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं आप, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आप पदस्थ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के संघ में। सर, सबसे पहले यही आपसे समझना चाहेंगे, और सब्जियों की बात कर लें या फसल की हम बात कर लें, तो उत्पादन में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ इसके लाभ भी बताइए। देखिए, जैसे उत्पादन में आजकल उन्नत तकनीक की बात होती है, अधिक उत्पादन लेने की बात होती है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी तकनीक होती हैं। अगर विशेषकर हम बात करते हैं फलों और सब्जियों की बात करते हैं, तो सब्जियों के लिए या फलों के लिए खेत तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो खेत तैयार करने में भी बहुत सी नवीन तकनीकें जिनको अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ आज के समय में बीज काफ़ी महंगे हो गए, तो ऐसे ही बुआई के समय में भी नवीन तकनीकें हैं, उन्नत तकनीकें जिनको अपनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है फसल उत्पादन में, फल एवं सब्जियों के उत्पादन में, वो होता है कि उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए भी बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिनको उपयोग करना है। और आज के समय में हम देखते हैं कि कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप होता रहता है। कहीं कहीं पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी की कमी है, तो जल प्रबंधन एवं पौध संरक्षण पर भी ध्यान देना। और इसके अलावा जो है कि सही ढंग से कब तुड़ाई करनी चाहिए, कैसे तुड़ाई करनी चाहिए, इसके बाद कैसे इसका विपणन करना है या मार्केटिंग करनी है, बाजार में कैसे भेजना है। तो कई सारी ऐसी तकनीक है जिनको किसान भाई अपना सकते हैं। इसका लाभ की जैसे आपने बात करी, तो लाभ, इसका प्राथमिक लाभ होता है बचत मतलब जो हमारी लागत है, यानी जो हम इनपुट उसमें लगाते हैं, चाहे बीज है, खाद है, उर्वरक है, पानी है, इन सब की इसमें बचत होती है। साथ ही साथ समय की बचत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। जब हम खेती में इन तकनीकों को अपनाकर जब बचत करते हैं, तो ही हमारा लाभ जो है वो बढ़ता है। तो इसका अपनाने का फायदा ये होता है कि हम कम समय में, कम लागत में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सर, और किसान भाई चाहते भी यही है, क्योंकि लगातार उनके द्वारा कोशिश भी यही रहती है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। लेकिन इसके अलावा सर एक और पहलू पर मैं जानकारी जानना चाहूँगा, और यदि आप बुआई की बात कर लेते हैं, नर्सरी उत्पादन की बात कर लेते हैं, तो आखिर किसान भाइयों को बुआई की शुरुआत के जब दौर की हम बात करें, तो कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, जैसे अगर बात करते हैं बुआई के समय में, तो बुआई आज के समय में अगर सब्जियों की बात करते हैं तो ज़्यादा सा संकर या हाइब्रिड बीज का चलन हो गया, और ये बहुत महंगे आते हैं। और किसान भाइयों, अगर जब हम बीज को बोते हैं और उसमें से अंकुरण 100% नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले होता है कि बहुत ही आधुनिक ढंग से आपको नर्सरी तैयार करना है। सब्जी की बात करें तो सॉइल लेस कल्टीवेशन या मृदा रहित नर्सरी आज के समय में तैयार करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी प्रकार की इसमें बीमारी जो आती है, कीट एवं बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो पहला हमको मृदा रहित पैक करना चाहिए। प्रो ट्रे और प्लग ट्रेज आती है आजकल। बीज को ज़मीन पर नहीं बोया जाता है क्योंकि उससे अंकुरण नहीं होता, और इस विधि से जब ट्रे के माध्यम से बोते हैं और प्लग ट्रे में बोते हैं तो 100% अंकुरण होता है। दूसरी चीज़ आती है कि आप छोटे से वॉकिंग टनल्स या लो टनल्स बना लें, जिससे कीट अवरोधी जाली से जहां पर भी हमने नर्सरी बनाई है उसको कवर कर दें। इससे क्या होता है कि कीड़े, अगर नर्सरी में पौधा सुरक्षित है तो निश्चित रूप से आगे चल के भी पौधा फल अच्छा देगा, उत्पादन अच्छा देगा, और उसमें कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप कम होगा, है ना। तो उस समय में भी हमको ध्यान में रखना। इसके अलावा आज के समय में टिश्यू कल्चर तकनीक जो है वो भी आ गई है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ पौधों में वायरस जनित रोग आते हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी नर्सरी तैयार करनी है, ऐसी नर्सरी या ऐसे पौधे लगाने। विशेषकर अगर आप बात करते हैं कि केले की अगर हम फसल की बात कर रहे हैं, फलों में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है मध्य प्रदेश के लिए, तो आपको इसको टिश्यू कल्चर के पौधे लेके लगाना है, जिससे एक साथ इसमें फलन होगा, बीमारियां कम आएंगी, उत्पादन इसमें ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ नर्सरी में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, विशेषकर फलों की अगर बात करते हैं,
और सब्जियों की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी किस्में होती हैं। किसान भाई जब बीज का चुनाव करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। विशेष रूप से ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो प्रसंस्करण योग हो, यानी जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, बाजार में नहीं बिक रहा है, तो प्रसंस्करण योग है तो इसमें इसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो इसको ले सकते हैं, इससे प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं। तो किसानों को बीज का चुनाव करते समय ही सही ढंग से नर्सरी लगाना, बीज का भी सही ढंग से चुनाव करना है जिससे उपज का अच्छा मूल्य मिले। बिल्कुल, तो सर बीज की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर आपने बताई, बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषित किया। लेकिन इसके बाद सर यदि हम उर्वरक की बात कर लेते हैं तो उर्वरक का चयन करते समय या कौन सा खाद या उर्वरक फसलों में डालना चाहिए, इसके लिए किसान भाई क्या सावधानी रखें या कैसे इसका चयन किया जा सकता है? देखिए, उर्वरकों की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के उर्वरक होते हैं। एक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें किसान भाई हमारे जानते हैं नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश जैसी किस्म होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो उनकी भी हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी मुख्य उर्वरकों के साथ उनका भी प्रयोग करना है जिससे पौधों की बढ़वार हो। अब इस समय वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि खाद हमें प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है या हम उर्वरक देते हैं तो पौधों में उसका पौधों में बढ़वार नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमको सही ढंग से उर्वरकों को देना चाहिए। बहुत सी ऐसी उर्वरक होती हैं कि अगर सही जगह पर पौधों की जड़ों के पास अगर उर्वरकों को नहीं दिया, जैसे फास्फोरस जैसी या स्फूर जैसे तत्व होते हैं, वो चलायमान नहीं होते तो पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है। तो मेरा तो किसान भाइयों से उद्यानिकी फसलों की चूंकि बात चल रही है तो निवेदन है कि हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति या टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से ही उर्वरक पौधों को दें। इससे क्या होगा कि पौधों में जो हमारी उर्वरक खरीद कर रहे हैं, जो हम लेकर आ रहे हैं, उसका समुचित उपयोग हो पाएगा। हमारी जो उर्वरकों की जो ज़रूरत है वो भी कम होगी क्योंकि हम सीधे पौधों के पास दे रहे हैं, खेत में बिखेर के नहीं दे रहे हैं, पानी के साथ घुलनशील अवस्था में दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें उद्यानिकी फसलों में। अगर इसके लिए वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर डिफरेंट ग्रेड्स के अलग अलग जिस अवस्था में पौधा है उस अवस्था की जरूरत होती है, जैसे 19-19-19, 20-20-20, 0-52-34, 0-0-50। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जो घुलनशील होते हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। तो इनको आप सिंचाई के माध्यम से दें और अगर पौधों में इसकी आवश्यकता दिखाई दे रही है तो आप इसको छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन उर्वरकों को देने से पहले हमको किस फसल में कितनी उर्वरक देना है ये वैज्ञानिकों से पहले आवश्यक रूप से समझ लें। सॉइल टेस्टिंग करा लें, यानी भूमि का परीक्षण करा लें, या आज के समय में उद्यानिकी फसलों में तो जो पत्तियों का लीफ टिश्यू एनालिसिस हो जाते हैं उससे मालूम चलता है कि पौधों की अभी कौन से उर्वरक की या कौन से पोषक तत्व की मांग है। तो समुचित उपयोग करने के लिए इन तकनीकों का अपनाना बहुत ही जरूरी है। और सर सिंचाई प्रबंधन कितना ज़रूरी होता है ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन साथ ही साथ अब सर ऋतुओं की बात कर लें, मौसम की बात कर लें तो बदलते मौसम का वक्त चल रहा है और फलों के राजा आम का सीज़न अब आने वाला है। शुरुआती दौर में देखा जाता है किसान भाइयों के सामने समस्या आती है कि जो फूल रहते हैं आम के, जब जिस वक्त पौधा बड़ा होता रहता है, वृक्ष जब बन जाता है, वो मुरझाने लगते हैं, वो झड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। अब सामयिक बात करते हैं तो आम का मौसम आने वाला है और इस समय फूल और फल बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि अगर अपने आम में बौर नहीं आए हैं तो अभी खेत में सिंचाई आप रखें आम के बगीचों में, और जैसे ही फूल बनना चालू होते हैं, यानी सिंचाई अभी आपको नहीं करनी है, सिंचाई को रोक के रखना है और जैसे ही फूल बनेगा उसके बाद आपको सिंचाई चालू करनी है। अब इसमें आती है आम में बौर झड़ने के समस्याएं बहुत आती हैं। किसान भाई बड़े चिंतित रहते हैं कि फूल तो बहुत आया था लेकिन फल नहीं बना है, तो समस्या है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आम में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। आम में जो पुष्प होते हैं, दो तरह के पुष्प होते हैं। एक तो होता है नर पुष्प होते हैं और एक पुष्प ऐसा होता है जो नर और मादा दोनों अंग एक ही पुष्प में होते हैं। तो नर फूल तो परागण करके झड़ जाते हैं, तो एक जो झड़ने का कारण होता है वो नर फूलों का होता है जो परागण करके झड़ते हैं, और जो संयुक्त पुष्प होते हैं उसी में फल बनता है।
कभी कभी क्या होता है कि अभी आप देखेंगे मौसम में उतार चढ़ाव आएगा तो एक फफूंद जनित रोग इसमें लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि जो बौर है वो जल रहे हैं, तो वो कारण होता है। अगर आप देखेंगे उसको अच्छे से सूक्ष्म परीक्षण कर लीजिए बौरों का, अगर उसमें फफूंद के कारण जल रहे हैं तो उसमें फफूंदनाशी का छिड़काव करना आवश्यक होता है। कभी कभी एक कीट भी होता है जो हॉपर कीट होता है, ये भी फूलों का जैसे ही फूल आते हैं बौर आते हैं रस चूसने लगता है, रस चूसने के कारण जो होता है बौर झड़ते हैं जी। तो आप देखिए अगर कीटों का प्रकोप हो रहा है बगीचे में, उसके कारण से अगर फूल झड़ने की समस्या आ रही है तो आप उसमें कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। अगर फफूंद के कारण हो रहा है तो फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे। और तीसरा जो आवश्यक है वो आप ध्यान रखें कि जैसे ही बौर पौधों में आ जाता है उसके बाद आप सिंचाई निरंतर रखें, ड्रिप के माध्यम से आप एक दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहे, अन्यथा सिंचाई के अभाव में भी फूल झड़ने की समस्या आती है। सर, जैसा कि आपने बताया पानी को लेकर, सिंचाई प्रबंधन को लेकर कि जिस अवस्था में पौधे रहते हैं उतना ही पानी देना पड़ता है। जी जी। कीटनाशक की यदि बात कर ले तो क्या इसकी भी कुछ ऐसी ही अवस्था रहती है? देखिए सबसे पहले कीटनाशकों का यानी अगर हम खेती की बात करते हैं, फल की बात करें और विशेषकर सब्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लागत किसानों को खर्च होती है वो पौध संरक्षण पे खर्च होती है। यानी किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हमने सब्जी लगाई है, मिर्च लगाया, टमाटर लगाया, उसमें कीड़े लग रहे हैं, बीमारी लग रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो यही होता है, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पर भी हमने फल एवं सब्जी लगाए वहाँ पर कौन से कीट आ रहे हैं इसका भी हमें पता चलना चाहिए, जभी तो हम उसमें कीटनाशकों या रोगनाशकों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जितने प्रकार के ट्रैप्स होते हैं या प्रपंच होते हैं, आज के समय में आप देखेंगे कि येलो स्टिकी ट्रैप होता है, पीले कलर का बोर्ड खेत में लगा दिया जाता है, नीले कलर का बोर्ड लगा दिया जाता है, फेरोमोन प्रपंच लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, नर कीट जो होते हैं फेरोमोन प्रपंच में वो आके इसमें अंदर बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैप्स लगे रहते हैं सब्जियों की खेत में, विशेषकर नीले और पीले, उसमें जब कीट अगर चिपकना चालू होते तो हम मान के चलेंगे कि कीट आ रहा है। वो नियंत्रण नहीं करता है, रोकथाम भी नहीं करता है, वो हमको बताता है कि इस कीड़े का प्रकोप हमारे खेत में हो रहा है। उसके आधार पर हमको कीटनाशकों का प्रयोग करना रहता है। अब कीटनाशकों का प्रयोग भी हम सीधे एकदम रासायनिक कीटनाशकों या फफूंदनाशकों का प्रयोग करेंगे तो वो भी एक गलत होगा, क्योंकि सब्जी और फल सीधे, बहुत सारे ऐसे फल एवं सब्जी होते हैं जो सीधे हमारे खाने में आते हैं। तो इसके लिए जैविक तरीकों को अपनाना पे ध्यान देना आवश्यक है। बहुत सारे आजकल जैविक उपाय होते हैं, सबसे जैसे नीम का तेल हुआ, इसका छिड़काव अगर कीट आ रहे हैं तो खेत से दूर रखने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, प्रपंच में देखने के बाद कि किस कीड़े का प्रकोप हो रहा है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे जो बैसिलस थ्रेंजेंसिस बीटी होता है या न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस होता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोग के नियंत्रण के लिए जो जड़ से संबंधित रोग आते हैं उसके लिए ट्राइकोडर्मा जो फफूंदनाशी होता है उसका कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा कार्ड्स आजकल आते हैं, ये रस चूसक, इसमें एक छोटे कीट होते हैं जो इल्ली वर्गीय कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनकी संख्या को कम करते हैं। तो प्रपंचों का प्रयोग करना है, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो हमारे रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक फफूंदनाशक है उसका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। सर, इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन को लेकर एक और सवाल उठ रहा है। यदि फल के वृक्षों की हम फल के वृक्ष की बात कर लेते हैं तो उत्तम सिंचाई प्रबंधन क्या है या उत्तम तरीका क्या है फलों में पानी देने का? क्या ऐसी भी कोई अलग विधि है? देखिए फलों की जैसे आपने स्पेसिफिक बात की है तो फलों में फल ऐसा होता है कि जिनकी जल मांग ज़्यादा नहीं होती है। यानी बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, इनमें तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यानी आम में 120 लीटर पानी एक दिन में आवश्यकता होती है जब पूरा पौधा बड़ा हो जाता है। बहुत से ऐसे फल होते हैं जिनकी जल मांग कम होती है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमने जो फल लगा रखे हैं वो किस श्रेणी के हैं। अगर हमने जैसे अनार, आंवला, सीताफल जैसे फल लगा रखे हैं तो इनमें जल मांग कम होगी। हमने संतरा लगा रखा है, नींबू लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है तो इसमें मध्यम होगी, और आम जैसी फसलों में जल मांग अधिक होती है। अब जब हम बहाकर पानी देते हैं बगीचे में तो हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे सभी को। यानी चाहे आम लगा हुआ है तो हमने बोला कि इसकी जल मांग ज़्यादा है और सीताफल की कम है। अगर आपने बहाव पद्धति से दिया
या नाली पद्धति से दिया तो भी सीताफल में उतना पानी जाएगा, उतना ही आम में जाएगा। तो कहीं पर भी हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें आधुनिक तकनीक का अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ही सिंचाई करनी चाहिए। और सब्जियों की बात करें तो ड्रिप के साथ साथ माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर का भी यूज कर सकते हैं। मिलाकर ये माना जा सकता है कि सिंचाई प्रबंधन में भी अलग अलग विधियां होती है, जिसका सही ज्ञान किसान भाइयों को होना चाहिए। किसान भाइयों, लगातार चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और एक बार फिर सब्जी और फल को लेकर उन्नत तकनीक पर बातचीत हमारी जारी रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका स्वागत है कृषि दर्शन के संघ में। उर्वरक की बात कर ली हमने, सिंचाई प्रबंधन की हमने बात कर ली, लेकिन अब सर यदि हम बात करते हैं कटाई की, पौध संरक्षण की भी हमने बात कर ली, तो कटाई के दौरान किसान भाइयों को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमने 4 महीने 3 महीने मेहनत की या 60 दिन मेहनत करी, अब हमारा फल परिपक्व हो गया है, बाजार में लेकर जाने वाली बात है, यानी सीधे सीधे हमें उसको बेच के निश्चित रूप से फायदा होने वाला। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को मालूम होना चाहिए कि जो हम तुड़ाई कर रहे हैं ये कहाँ के लिए कर रहे हैं। क्या हम दिल्ली भेजने वाले हैं? क्या हम दूसरे बाजार में ज़्यादा दूरी पर, लंबी दूरी पर भेजने वाले हैं? क्या हम लोकल बाजार में अपने उत्पाद को बेचने वाले हैं? तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये अपना उत्पाद जो तोड़ने वाले हैं, जो तैयार हो रहा है, इसको कहाँ बेचेंगे। दूसरी चीज़, उसको तोड़ने की सही अवस्था, उसी के आधार पर निश्चित होगा कि तोड़ने की सही अवस्था। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं आपको सुनील जी कि इसमें जैसे टमाटर है, अगर हमको 250-300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भेजना है तो हम उसमें देखेंगे कि हल्का सा पीला और लालपन लिए हुए टमाटर है, गद्दर जिसे बोलते हैं हमारी किसान भाई, उस अवस्था में तोड़ने की आवश्यकता है। अगर हमें मालूम है कि आज हमारा लोकल बाजार के हिसाब से यानी कल बिकना है हमारा टमाटर, तो थोड़ा सा हम लाल रंग लिया हुआ टमाटर तोड़ेंगे, तो उससे उसकी जो भंडारण अवधि होती है वो डिसाइड होता है। दूसरी बात होती है कि हमें कब इसकी तोड़ाई करना है। सामान्यतः हमको सुबह सुबह इसकी तोड़ाई करनी चाहिए। दोपहर में जब हम तोड़ाई करते हैं तो जो फलों की जो भंडारण अवधि होती है वो कम होती है। इसके बाद तीसरी चीज़ हमको ये ध्यान में रखना है, जब हम तोड़ाई करते हैं तो इसके अंदर एक फील्ड हीट होती है या गर्मी होती है फल एवं सब्जियों में, तो इसको अच्छे से ठंडी जगह पे पैक हाउस अगर हमने बना रखा है, कोल्ड रूम बना रखा है, तो वहाँ पर आप ले जाके इसको रख दें। ठंडे पानी में भी रख सकते हैं, जिससे इसके अंदर की गर्मी निकल जाती है तो इसकी भंडारण अवधि बढ़ जाती है। तो यानी हमें सही समय पे तोड़ना, सही बाजार में कहाँ पर बेचना है, उस हिसाब से इसको फल को तोड़ना है या सब्जियों को तोड़ना है, इसकी जो गर्मी है उसको निकालना है। फिर इसके बाद आती है कि जब इसको तोड़ाई करिए तो इसको सही ढंग से रखना है। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे ही भर देते हैं, उसमें से जो नोक होती है डलिया वगैरह की वो इसमें चुभ जाती है, तो एक जब फल खराब होता है या सब्जी खराब होती है उससे बाकी चीजें भी खराब हो जाती है। बिल्कुल सर, और अगला सवाल मेरा यही था, अगर पैकेजिंग की हम बात कर लेते हैं तो आखिर पैकेजिंग कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? पैकेजिंग की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, क्योंकि अब सब चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। जैसे आप देखते हैं बाजार में अन्य उत्पाद होते हैं तो पैकेजिंग देखकर ही ग्राहक आकर्षित होता है।
यानी एक दौर हुआ करता था कि हम खुले में सारी चीजें बेचते थे। आज के समय में आप देखेंगे जितने भी कृषि उत्पाद है वो भी आपको छोटी छोटी बड़ा नाइसली पैक्ड होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, तो पैकेजिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन इससे पहले किसान भाइयों को ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना, यानी जो भी खराब फल एवं सब्जियां हैं खेत में उसकी छटाई कर देनी है, फिर आकार के हिसाब से उसको ग्रेडिंग कर देनी है। यानी मतलब जो अच्छा ग्रेड होगा जिसकी डिमांड, जैसे मान के चलिए कि आज के समय में पपीते, छोटे पपीते की बड़े शहरों में डिमांड ज़्यादा है क्योंकि फ्रिज में भी आ जाएगा, छोटे परिवार के लिए भी उपयुक्त रहेगा, तो ग्रेडिंग कर लें बाजार के हिसाब से, फिर उसको रखें। फिर इसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें पैकेजिंग की आवश्यकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्लास्टिक की क्रेट्स होती है, जैसे सब्जियां हो गई या फल हो गए, आजकल प्लास्टिक की क्रेट्स बहुत ज्यादा चलन में है और ये एक बहुत ही अच्छा भंडार यानी ट्रांसपोर्टेशन का या पैकेजिंग का तरीका है, तो उसमें आप रख कर फिर बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्याज और लहसुन जैसी होती हैं, तो प्लास्टिक की नायलॉन के बैग्स आते हैं, लिनो बैग्स, जिसमें से हवा का आवागमन आराम से होता है, तो उस तरह की पैकेजिंग में करके रखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। और आज के समय में जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं, अंगूर हुआ या दूसरे फल होते हैं, जिनमें जब अपन इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ऐसी पैकिंग होनी चाहिए कि रास्ते में खराब ना हो। तो इसमें सल्फर के यानी आपके कार्टून के बॉक्सेस आते हैं, उसमें कार्टून के बॉक्सेस में जब अपन दूर भेजते हैं तो प्लास्टिक क्रेट्स में नहीं भेजा जाता है, तो इसमें ना प्लास्टिक के कार्टून बॉक्सेस में भेजा जाता है। तो उसमें ऑक्सीजन के एब्जॉर्बर्स वगैरह, सल्फर पैड वगैरह भी डाले जाते हैं, जिसकी इससे भंडारण के दौरान नुकसान ना हो। सर, अंत में अब बाजार की यदि हम बात कर लें तो मार्केटिंग की हमने यहाँ पर बात कर ली, पैकेजिंग की बात कर ली, लेकिन बाजार में जाकर किसान भाई आखिर क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग कितनी बेहतर तरीके से किसान भाई कर सकते हैं ताकि जो लागत लगी है उसका कुछ ज्यादा मूल्य किसान भाइयों को मिल सके? मार्केटिंग के लिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको ये देखना है, आपको एक सर्वे करना है। आज के समय में तो मोबाइल का और ऐप का जमाना है, तो सबसे पहले देखना है कि किस प्रकार की वैरायटी का या किस प्रकार के उत्पाद का बाजार में ज़्यादा मांग है। तो सबसे पहले आप सर्वे कर लें कि कौन सी टमाटर लगाया तो कौन सी किस्म बाजार में अच्छा रेट मिलता है, मिर्च लगाई तो किसका रेट अच्छा मिलता है, आम का कौन सा रेट अच्छा है। तो पहले आप इस चीज़ का सर्वे कर लें जिससे बाजार में आप वही चीज़ लगाएं और बाजार में रेट अच्छा मिले। दूसरी चीज़, आप है ना जितने भी आधुनिक तकनीकें हैं उनका प्रयोग इसमें करें। आज के समय में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, एपीडा के द्वारा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या प्राइवेट रूप से भी बहुत सारे बायर सेलर ग्रुप बना दिए गए हैं जो मोबाइल पे ही, और इसके अलावा एगमार्क जैसी संस्था होती हैं जो मोबाइल के माध्यम से ही आपको बता देती है कि किस मंडी में रेट क्या चल रहा है। तो ये किसान भाई यदि तमाम जानकारी अपने पास रखेंगे तो माना जा सकता है कि फायदा उनको जरूर होगा। सर, तमाम वक्त आपने हमारे साथ साझा किया और इस विषय पर इतने बेहद जानकारी दी विस्तृत तरीके से, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के लिए कृषि दर्शन के संग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अंत में अब चलते चलते देखेंगे ये शॉर्ट फिल्म। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।